जहां आप माइनस करोगे वहां मेरा प्लस होगा हमेशा। मैंने आप सबके वो चीटियां पढ़ ली, मैंने बहुत अच्छी लगी। आप सबकी चीटियां पढ़ी है मैंने, नंबर भी दिए, 0 नंबर भी दिया है, अच्छा लगा। चलिए, राजस्थान की एक अंतिम चित्रशैली की बात करूंगा, बूंदी चित्रशैली की। उसके बाद मैं नया टॉपिक लेने वाला हूं, बूंदी चित्रशैली की बात करते हैं। बूंदी चित्रशैली, अंतिम चित्रशैली बूंदी चित्रशैली की बात करेंगे। सबसे पहले इस चित्रशैली के विकास की बात करते हैं। तो हमारा बूंदी चित्रशैली का जो विकास हुआ वो सुरजन सिंह के शासनकाल में, सुरजन जो है इसके शासनकाल में इस चित्रशैली का विकास काल चला था। सुरजन सिंह लगभग 1554 ईस्वी के आसपास के शासक रहे बूंदी के, उनके शासनकाल में इस चित्रशैली का विकास काल रहा। जब महाराव उमेश सिंह जी आए, महाराव उमेश सिंह, देखो कल अपन ने एक उमेश सिंह जी पढ़ा था कोटा के, वो महाराव उमेश सिंह प्रथम थे। ये उमेश सिंह जी का शासनकाल चलता है 1749 से 70 तक। ये उमेश सिंह जो है बूंदी के, इनके शासनकाल को स्वर्णयुग काल के रूप में जाना गया है। ठीक है, विकास हुआ है सुरजन सिंह जी के शासनकाल में, स्वर्णयुग है महाराव उमेश सिंह, केवल महाराव उमेश सिंह जिनका शासनकाल 1749 से 70 ईस्वी तक का शासनकाल, इस इनका चित्रकाल स्वर्णयुग के रूप में कहलाता है। विशेष बात करें बूंदी में तो यहाँ पर सफेद गुलाबी जो ये दोनों, अच्छा ये दो रंग जो है सफेद गुलाबी, किशनगढ़ चित्रशैली के भी विशेष है ना, आपने देखा। लेकिन इसके साथ साथ लाल हरा रंग को भी इन्होंने जोड़ा है। इन 4 रंगों से चित्रशैलों में चित्र बनाए हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। तो यहाँ वृक्ष के रूप में खजूर मिलता है, जैसे कोटा में भी खजूर था, है बेटा, कोटा में भी खजूर था, वैसा ही हमारे इस चित्रशैली में भी खजूर वृक्ष है। जैसे बात करते हैं पशु पक्षी की, यहाँ सबसे ज्यादा पशु पक्षी की बात करें तो आपको यहाँ शेर मिल जाएगा, हाथी मिलते हैं, हिरण है, बंदर है, और इसके अलावा आपको यहाँ कबूतर मिलेंगे। कबूतर गुटर गुड़ करेंगे, कबूतर है। यहाँ आपको चिड़िया मिलेगी, और यहाँ विशेष मिलते हैं नाचते मोर मिलते, नाचते मोर यहाँ आपको इस चित्रशैली में मिलता है। ठीक है, विशेष याद रखिएगा नाचते मोर, बाकी जगह केवल मोर है, यहाँ विशेष आपको नाचते मोर के रूप में मिलता है। फिर बात करते हैं इसके चित्रकारों की, यहाँ के चित्रकार कौन कौन रहे हैं। तो यहाँ के चित्रकारों में बात करें, एक तो अहमद अली है, अहमद अली, अहमद अली इस चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्रकार रहा है। फिर बात करूं, एक सुरजन सिंह है, सुरजन, ये इस चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्रकार कहलाता है। एक साधु राम है, साधु राम है। एक राम सिंह है, राम सिंह है, साधु राम, राम सिंह, और श्यामलाल, ये ऐसे नाम के चित्रकार हमारे इस चित्रशैली में मिलते हैं। विशेष ये 3 नाम जरूर याद रखना, अहमद अली, सुरजन और साधु राम, बूंदी चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्रकार कहलाते हैं। क्लियर? यहाँ पुरुषों के चित्र कम है, महिलाओं के चित्र है, और महिला की जो आंख दिखाई गई आम के पत्ते के समान, यहां अब यहाँ बहुत सारी आंखें आ गई है, बहुत सारी आंखें आपको मिल रही है हर चित्रशैली महिलाओं की। तो यहाँ महिलाओं की आंखें किसी दिखी आम के पत्ते के समान, मोटे मोटे गाल दिखाए गए हैं, मोटे मोटे गाल है, मतलब खाती पीती घर की महिला, फूली हुई चेहरा है ऐसा दिखाया गया, मोटे मोटे गाल हैं, चपटी नाक है, एक मुक्का मारा हो नाक पर, नाक चपट गई हो तो ऐसी चपटी नाक दिखाई। कैसी दिखेगी नाक? चपटी नाक, चपटी नाक दिखाई है। और इसके अलावा लहराते बाल, लहराते बालों का चित्रण
हमारी बूंदी चित्र से लिखी स्त्रियों के चित्र में किया गया है। समझ में आया? यहां तक आगे बढ़ू बेटा? समझ आ रहा है? हम बात कर रहे हैं हम बूंदी चित्र से लिखी, हंसे नहीं, बूंदी चित्र से लिखा जो विकास काल चला था। शुरुआत की बात करें, सुरजन सिंह का शासनकाल। खोपड़ी में बिठाने का प्रयास करना, जादू की छड़ी मेरे पास नहीं है, 10 बार बोलूंगा लेकिन याद फिर भी आपको करना है। माइंड यहां होगा तभी काम होगा। तन और मन, धन आपने ऑफिस में जमा करा दिया है तो तन के साथ मन रखना है। विकास काल की बात करें तो राव सुरजन सिंह का शासनकाल इस चित्र से लिखा विकास काल कहलाया। स्वर्णयुग काल की बात करें तो महाराव उमेद सिंह, महाराव उमेद सिंह का शासनकाल की बात करें 1749 से 70 का काल। इस चित्रशैली में खजूर वृक्ष को चित्र किया। चित्रकारों ने अगर रंगों का इस्तेमाल किया है तो सफेद गुलाबी के साथ लाल हरे रंग को चित्रित किया है। जानवरों की बात करें, शेर, हाथी, हिरण, बंदर, कबूतर, चिड़िया और नाचते मोर को यहां चित्रित किया, क्योंकि बूंदी चित्रशैली राजस्थान की एक ऐसी चित्रशैली है जो सर्वाधिक पशु पक्षियों पर आधारित है। किस पर आधारित? सर्वाधिक पशु पक्षियों पर आधारित है। फिर हमने बात करी यहाँ के चित्रकारों की बात करें तो आपको चित्रकार में अहमद अली, सुरजन, साधुराम, राम सिंह और श्यामला। महिला चित्र की बात करें क्योंकि महिला भी दिखाई गई तो महिला के चित्रों में उनकी जो आंखें हैं आम के पत्तों के समान यूं तिखी आंखों वाली नहीं, यूं इस तरह से, क्योंकि आम के पत्तों के समान यूं खींची हुई आंखें दिखाई गई, मोटे मोटे गाल दिखाए गए, चपटी नाक दिखाई गए और लहराते हुए बाल दिखाए गए। ऐसा हमको इस चित्रशैली में दिखाया गया। यहां तक समझे बेटा लोगों? बात करते आगे। यहां रागिनी भैरव और राग दीपक 2 ग्रंथ के चित्र बने हैं विशेष। रागिनी भैरव और राग दीपक 2 ग्रंथों के चित्र आपको यहां देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ के शासक थे उमेश सिंह जी। कौन थे बेटा? उमेश सिंह जी। उमेश सिंह जी ने अपने राजमहल में एक चित्रशाला का निर्माण किया। किसका शाला का निर्माण किया? चित्र। और इस चित्रशाला में भित्ति चित्रण कराया। क्या कराया बेटा? भित्ति चित्रण कराया। अतः इस चित्रशाला को भित्ति चित्रण का स्वर्ण युग कहते हैं या स्वर्ण का स्वर्ग कहा जाता है। भित्ति चित्रण का क्या कहा गया? स्वर्ग कहा जाता है। इसके अलावा इस चित्रशैली में और बात करें, पशु पक्षियों का चित्रण है, अतः पशु पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। चित्रों में महिलाओं को, एक महिला को वीणा बजाते दिखाया है, जो कल मैं बात कर चुका हूं। वीणा बजाते, जिसकी तरफ कौन देख रहा है? हिरण देख रहा है। और एक महिला अपने पेड़ के पांव में कांटा लगा है, उस कांटे को यूं निकालते इस तरह से दिखाया है। इतना इशारा कर रहा हूं औरतों की जीव लोथ भले हो, तो पेड़ के पांव में से कांटा निकालते हुए और वीणा बजाते हुए इस चित्रशैली में दिखाया गया। समझ आया? बाकी यहाँ आपको प्राकृतिक दृश्य मिलेगा। प्राकृतिक दृश्य का मतलब आकाश में घना घोर काले काले उमड़ते काले बादल, बुम बुम बुम, बरसात हो ही रही है, ऐसा सीन दिखाया गया। बिजली की कोद करती, बिजलियां क्या करी? कोद कर रही है, चमक रही, तर 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 बिजलियां चमक रही, ऐसा दिखा गया। इसके अलावा कल 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 नदियां बह रही है, ऐसा नदियां दिखाई। नदियां हमेशा कल कल करती, नदियां बहते बहते झरने दिखाए। पहाड़ों पर दहाड़ते शेर दिखाए गए और कहीं कहीं पर तो नाचते मोर दिखाए हैं, कहीं चिंगारते हाथी दिखाए, कहीं झूमते हाथी दिखाए। हरे भरे जो पेड़ है उनके पर ची 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 करती चिड़िया दिखाई गई। और बंदरों को पेड़ की डाली पर कलाबाजी करते, एक डाल से दूसरी डाल यूं करते हुए कूदते हुए, ऐसा दिखाया गया। वो हमारी बूंदी चित्रशैली कहलाई। समझ में आ गया होगा? और चाहो तो और नाटक कर लूं, ठीक है? लिख लीजिएगा, लिखेगा। सबसे पहला लिखेगा विकास। अगर है हाँ कम करूं? अब देखो, और हेलो हेलो, ठीक है? चलिए विकास, विकास लिखेगा राव सुरजन सिंह का शासन। लिखेगा विकास राव सुरजन सिंह का शासन। सबसे पहला लिखेगा विकास राव सुरजन सिंह का शासन। राव सुरजन सिंह का शासनकाल हमारी चित्र से लिखा विकास काल कहलाया। अभी आपने कहा था वो, ठीक है? अब लिखेगा स्वर्णयुग काल, स्वर्ण युग काल। विकास है राव सुरजन सिंह का शासन। फिर लिखना है स्वर्णयुग, स्वर्णयुग महाराव उमेद सिंह। स्वर्णयुग जो रहा है बूंदी चित्र से लिखा वो है महाराव उमेद सिंह, महाराव उमेद सिंह। उमेद सिंह के कोष्ट में लिख लेना 1749 से 70 ईस्वी, 1749 से 70 ईस्वी।
लिखा बेटा। फिर पृष्ठभूमि में वृक्ष किसको चित्रित किया, लिखेगा प्रमुख वृक्ष मिलता है यहाँ पे पृष्ठभूमि में खजूर, लिखेगा प्रमुख वृक्ष खजूर को चित्रित किया है, प्रमुख वृक्ष खजूर, प्रमुख वृक्ष है खजूर। फिर बात करते हैं प्रमुख रंगों में सफेद गुलाबी लाल हरा, प्रमुख रंग है सफेद गुलाबी लाल हरा। रंगों की बात करते हैं सफेद गुलाबी लाल हरा, रंगों का इस्तेमाल इस चित्रशैली में हुआ है। फिर बात करते हैं प्रमुख पशु पक्षी की बात करते हैं, प्रमुख पशु पक्षी में लिखिएगा शेर, शेर, हिरण, कबूतर, मोर, ये चार लिखना है, शेर, हिरण, कबूतर और मोर, चार को लिखिएगा प्रमुख पशु पक्षी में, शेर, हिरण, कबूतर और मोर। बाकी का सारा अपन चित्रों में करेंगे। ज्यादा जो चित्रित हुए वो शेर हुआ है, हिरण हुआ है, कबूतर हुआ है और मोर हुए हैं। ये हमारे पशु पक्षी हैं जिनको चित्रों में सर्वाधिक चित्रित किया गया, जो प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। यहां तक लिखा। अब बात करता हूं चित्रकार की, लिखिएगा प्रमुख चित्रकार कौन कौन से। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखते जाना, वाह बेटा लोगों, आप भी लिखते जाना। प्रमुख चित्रकार में है अहमद अली, अहमद अली, सुरजन, साधुराम, राम सिंह और श्यामलाल। बोर्ड पे लिख रखे हैं, ये सब हमारे चित्रकार हैं, चित्रकार हैं। अहमद अली, सुरजन, साधुराम, राम सिंह और श्यामलाल, ये हमारे प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाने गए हैं। अब बात करते हैं महिला चित्र आकृति की बात करें, क्योंकि यहां महिलाओं का ही चित्रण हुआ है। देखिएगा महिला चित्र आकृति, महिला चित्र आकृति, महिला चित्र आकृति की बात करते हैं। महिला चित्र आकृति, महिला चित्र में लिखेगा आम के पत्ते के समान आंखें, 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 आम के पत्ते के समान आंखें हैं। मोटे मोटे गाल, चपटी नाक और लहराते बाल, ऐसा चित्रण हमारे चित्रकारों ने स्त्रियों में किया है। आम के पत्तों के समान आंखें, मोटे मोटे गाल, चपटी नाक और लहराते बाल, ऐसा चित्रण किया है हमारे बूंदी चित्रशैली के अंदर चित्रकारों ने महिला चित्रण के अंतर्गत। लिखा लाडले विद्यार्थियों मेरे, बढ़ो आगे। चलिए बात करेंगे विशेषताओं की, बात करते हैं। लिखिएगा विशेषताएं, विशेषताएं, विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषताएं राव रतन सिंह के समय, लिखिएगा राव रतन सिंह के समय, राव रतन सिंह के समय रागिनी भैरव, रागिनी भैरव, याद रखिएगा विद्यार्थियों, मेरे अंदर भावना गलत नहीं है, बहुत सारी माइंड में बहुत सारी चीजें भरी पड़ी है, लिखाने का मन फिर से हो रहा है, आपको मैं कहीं कम नहीं करूंगा, भले आप मेरे को आउट कर दे, लेकिन उतने विद्यार्थियों के लिए लिखाना है जो विद्यार्थी मेरे को चाहता है। सच्चाई है, इसलिए मैं कम नहीं कर पाऊंगा। क्वेश्चन लिखना है रागिनी भैरव के बारे में, लिखना इलाहाबाद संग्रहालय, लिख लेना, जीवन में कहीं काम आ जाएगा ये नोट्स, है ना। रागिनी भैरव के क्वेश्चन लिखना इलाहाबाद संग्रहालय, मतलब इसका चित्र आपको कहां देखने को मिलेगा, इलाहाबाद संग्रहालय में मिलेगा। ये बड़ी बड़ी पॉइंट जो है ये आपके बड़ी कक्षाओं में काम आ जाएगी, लेकिन लिखा रहा हूं, कहीं आ जाए तो आ जाए, भरोसा नहीं। तो रागिनी भैरव, क्वेश्चन में आपने क्या लिखा, इलाहाबाद संग्रहालय। फिर लिखो राग दीपक, राग दीपक, राग दीपक वाला जो चित्र है वो वर्तमान मिलता है बनारस संग्रहालय में। कहां है, बनारस संग्रहालय, लिख लीजिएगा बनारस संग्रहालय, कोष्टक बंद। राव रतन सिंह के समय रागिनी भैरव और राग दीपक चित्र बने, लिख लीजिएगा बनारस संग्रहालय, कोष्टक बंद करें, फिर लिखेगा चित्र बने, चित्र बने, चित्र बने। यहां तक लिखा साथियों, आपने लिखा। बात करता हूं और आगे की, मुगल काल में अगर कोई शासक था मुगल,
जो चित्रकला प्रेमी था वो कौन था? जहांगीर। जहांगीर चित्रकला प्रेमी था, तो जहांगीर ने इस रतन सिंह राव को, राव रतन सिंह जो बूंदी के शासक, इनको सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। क्या दी थी? सर बुलंद राय की उपाधि दी थी राव रतन सिंह को। किसने? जहांगीर ने। क्योंकि जहांगीर भी कला प्रेमी था, चित्रकला प्रेमी था, और रतन सिंह जी चित्रकला प्रेमी रहे। फिर लिखिएगा, अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, महाराव उमेश सिंह ने, अगला पॉइंट लिखो, महाराव उमेश सिंह ने, लिखेगा दीदी, महाराव उमेश सिंह ने महाराव उमेश सिंह ने राजमहल में, महाराव उमेश सिंह ने राजमहल में चित्रशाला, महाराव उमेश सिंह ने राजमहल में चित्रशाला निर्मित करवाई। चित्रशाला निर्मित करवाई, चित्रशाला निर्मित करवाई, जहां सुंदर भित्ति चित्रण हुआ है, जहां सुंदर भित्ति चित्रण हुआ है। दीवारों पर चित्र मिलते हैं जहां सुंदर भित्ति चित्रण हुआ है। लाडले विद्यार्थियों, एग्जाम में पूछा हो प्रश्न आने की पूरी प्रबल संभावना रखेगा। उमेश सिंह जी का क्या बना? उमेश सिंह जी द्वारा चित्रशाला का निर्माण। किसका निर्माण किया गया बेटा? चित्रशाला। किसका किया? चित्रशाला। वो चित्रशाला में किसका चित्रण किया है? भित्ति चित्रण किया। किसका किया? भित्ति। मुंह से बोलते रहो, लिप्स हिलने चाहिए, याद हो जाएगा। उमेश सिंह जी ने क्या बनवाया? चित्रशाला। वो चित्रशाला में क्या करवाया? भित्ति चित्रण करवाया। यहां तक समझे? चलिए आगे बढ़ू। नेक्स्ट लिखेगा, चित्रों में, अगला पॉइंट लिखेगा, चित्रों में महाराव उमेश सिंह को, चित्रों में महाराव उमेश सिंह को, अगला पॉइंट बनाकर लिखना है राजा, चित्रों में महाराव उमेश सिंह को श्रीनाथ जी की पूजा करते, चित्रों में महाराव उमेश सिंह को श्रीनाथ जी की पूजा करते, श्रीनाथ जी की पूजा करते, श्रीनाथ जी की पूजा करते, कोमा जंगली सुअरों का शिकार करते दिखाया है। जंगली सुअरों का शिकार, श्रीनाथ जी की पूजा और जंगली सुअर का शिकार करते दिखाया, जंगली सुअर का शिकार करते दिखाया गया है। याद रखना, अच्छा प्रश्न है। जंगली सुअर का शिकार और श्रीनाथ जी की पूजा। कोटा में भी महाराज भीम सिंह जी को श्रीनाथ जी की पूजा करते दिखाया है, और कोटा के शासक सबसे ज्यादा श्रीनाथ जी के भक्त है। अतः कोटा चित्रशैली में वल्लभ समुदाय के चित्र बने हैं, बूंदी में नहीं। याद रहेगा आपको? आगे बढ़े। नेक्स्ट आगे लिखेगा, एक चित्र में अंग्रेज दंपति को, अगला पॉइंट बनाकर लिखना है, एक चित्र में अंग्रेज दंपति को, एक चित्र में अंग्रेज दंपति को, अंग्रेज दंपति, दंपति मतलब पति पत्नी, एक चित्र में अंग्रेज दंपति को पियानो बजाते, पियानो बजाते दिखाया है, पियानो बजाते दिखाया है, पियानो बजाते दिखाया। देखो बूंदी में तो एक अंग्रेज दंपति को पियानो बजाते दिखाया, और जयपुर में देवी देवताओं को यूरोपियन शैली की कुर्सी पर बैठे दिखाया है। थोड़ा सा एक मिलता जुलता अगर बात करें तो जयपुर चित्रशैली में किसको? हिंदू देवी देवताओं को यूरोपियन शैली की कुर्सी पर बैठे दिखाया है, और बूंदी चित्रशैली में एक अंग्रेज पति पत्नी दोनों को पियानो बजाते दिखाया है। ठीक है, लिखिएगा, शैली में महिला चित्रण के अंतर्गत, शैली में महिला चित्र में, शैली में महिला चित्र में, शैली में महिला चित्र में एक नायिका, एक नायिका, एक नायिका वीणा बजाते, वीणा बजाते, एक नायिका वीणा बजाते, एक नायिका वीणा बजाते, कोमा जिसे हिरण उसकी ओर झांक रहा है, झांक रहा है, झांक रहा है। एक नायिका वीणा बजाते, कोमा उसकी ओर हिरण, हिरण उसकी ओर झांक रहा है, ऐसा दिखाया गया है। तथा एक नायिका, तथा एक नायिका पैर लगे
कांटे को निकालते, एक नाई का पैर में लगे कांटे को निकालते दिखाया है। पैर में लगे कांटे को निकालते दिखाया है। पैर में लगे कांटे को दिखाया है। लिखा, अंतिम बात करता हूं, लिखेगा शैली में विशेष प्राकृतिक दृश्य, शैली में विशेष प्राकृतिक दृश्य। अब मैं आपके लायक की चीजें बताऊंगा, है ना, चित्र शैलियों के बाद, क्योंकि आपने कहा एक शॉर्ट भी पढ़ाना है और कंटेंट कम देना है। मैंने आपके सारे लेटर पढ़ लिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सिक्वेंस मेरा यही कहता है, तो वो ही चीज दूंगा जो आपको देनी है। तो शैली के चित्रों में प्राकृतिक दृश्य जिसमें आकाश में, प्राकृतिक दृश्य जिसमें आकाश में उमड़ते काले बादल, आकाश में उमड़ते काले बादल, कौमा बिजली की कौंध, उमड़ते काले बादल, कौमा बिजली की कौंध मतलब बिजली चमकती हुई, बहुत जबरदस्त चमक रही, डर लगे ऐसी बिजली चमक रही, ऐसा चित्रण किया है। और वास्तव में अगर बरसात आएगी आज से 2 महीने बाद, वो बिजली ऐसे चमके तो कितना डर लगता है। बड़ आवाज है बादलों की, कितना डर सा लगे, ऐसा इसमें दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, कलकल करती नदियां, कलकल करती नदियां कलकल करती, जब पानी बहता ना बेटा, तो वो पानी कलकल ऐसे हिलता है, तो आवाज करता है। कलकल करती नदियां, कौमा बहते झरने, कलकल करती नदियां, बहते झरने, पहाड़ों पर घूमते शेर, दहाड़ते शेर, पहाड़ों पर घूमते शेर, दहाड़ते शेर, झूमते हाथी। क्वेश्चन आया है, पूछेगा आपको, झूमते हाथी झूम रहे, नाचते हुए। हाथी जो नाचता है ना, उसको अपन बोलते हैं झूमते हाथी, गर्दन यूं हिलाते हुए, इस तरह से, है ना, झूमते हाथी। हरे भरे पेड़ों पर, कौमा हरे भरे पेड़ों पर चिड़िया की चहक, हरे भरे पेड़ों पर चिड़िया की चहक, कौमा कलाबाजी दिखाते बंदर, कलाबाजी दिखाते बंदर, कलाबाजी दिखाते बंदर, नाचते मोर दिखाए गए हैं, नाचते मोर, कलाबाजी करते बंदर और नाचते मोर दिखाए गए हैं, ये थी हमारी साथियों बूंदी चित्रशैली की विशेषताएं। चित्रशैलियों का प्रोग्राम यहीं समाप्त। सब चित्रशैली के चित्र हमको गूगल में सर्च नहीं मिलेंगे। अब आपने में से एक ने कह दिया कि सर को गूगल पर सर्च करना नहीं आ रहा है, आपने कह दिया सब चित्र, हाँ लिखेगा राव शत्रुसाल, एक पौधा लिखेगा राव शत्रुसाल या छत्रसाल, राव शत्रुसाल, ये वैसे आपके तारागढ़ दुर्ग में आ जाता, फिर भी लिख लेगा राव शत्रुसाल या छत्रसाल द्वारा रंगमहल का निर्माण किया गया, द्वारा रंगमहल का निर्माण किया गया, रंगमहल का निर्माण किया गया। अब जितने भी ये चित्र हैं, सब चित्र गूगल पर नहीं है, कहीं अमुक स्थान है वहां देखने को मिलेंगे। तो हम राजस्थान की जितने भी चित्रशैलियां हैं उनसे संबंधित कुछ संस्थान है, उन संस्थानों की बात करते हैं। तो लास्ट चित्रशैलियों का क्लाइमैक्स है, लिखेगा चित्रशैलियां संबंधी प्रमुख संस्थाएं, जहां आप देखकर आप अपनी इन चित्रशैलियों को परिपूर्ण कर सकते हैं। प्रमुख संस्थाएं जो हमारी चित्रशैलियां संबंधित है, बात करता हूं
टखमण 28 ये एक संस्थान का नाम है। टखमण 28, टखमण 28, टखमण 28, कॉमा आज, कॉमा आज, कॉमा तुलिका कलाकार परिषद, तुलिका कलाकार परिषद। ये संस्थान है हमारी साथियों उदयपुर में। आयाम, आयाम, पेग, कलावृत्त, राजस्थान ललित कला अकादमी, ये संस्थान है हमारी जयपुर में। पूछते हैं आएगा, ऐसा है प्रश्न, आएगा और आता है ना, याद कीजिएगा। तीसरा है हमारा चितेरा कौमा धोरा, दो संस्थान कहां पर है, जोधपुर में मिलता है। चितेरा कौमा धोरा ये दो संस्थान है, जोधपुर में है। और एक संस्थान है हमारी अंकन, अंकन जो संस्थान है वो बिलवाड़ा में है, बिलवाड़ा, बिलवाड़ा, बिलवाड़ा में संस्थानों के नाम है जहां आपको विभिन्न चित्रशैली के चित्र मिल जाएंगे। नहीं कोमा लगाए, सब अलग अलग संस्थान, ये 3 संस्थान है। टखमण 28 एक संस्था का नाम है, आज उदयपुर एक संस्था का नाम है, तुलिका कलाकार परिषद एक संस्था का नाम है, तुलिका कलाकार परिषद एक संस्था का नाम है, ये उदयपुर में है। अगर आप 20 का टखमण 28 देखनी है तो आपको मल्लातलई जाना पड़ेगा। कहां जाना है, अंबा फतेह सागर झील से आगे अंबा माता मंदिर, अंबा माता मंदिर से थोड़ा सा आगे जाएंगे मल्लातलई, मल्लातलई चौराहे से पहले चरक हॉस्पिटल है, चरक हॉस्पिटल के पास में गली है, गली के अंदर घुस जाएगा, टखमण 28 मिल जाएगा। ऐसे आपको ढूंढ ढूंढ कर उन चित्रशैलियों में चित्र, इनके संस्थान को दर्शन करने हैं, आपको सब चित्रशैली में जाएंगे। ठीक है, अब इस चित्रशैली संबंधी कुछ संग्रहालय है उसकी बात भी कर लेता हूं। एक प्रमुख संग्रहालय जो भी हमारे एग्जाम में पूछ लेते हैं, प्रमुख संग्रहालय लिखो, प्रमुख संग्रहालय, ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखिएगा प्रमुख संग्रहालय। रंगमहल भी बूंदी में ही है। प्रमुख संग्रहालयों की बात करता हूं, प्रमुख संग्रहालय नंबर 1 संग्रहालय लिखेगा पोथी खाना, बहुत बार पूछा है, ये हमारे जयपुर के शासकों का निजी पुस्तकालय भी कहलाता है। पोथी खाना हमारा जयपुर में है, लिखेगा पोथी खाना, पोथी खाना, पोथी खाना लिखा। पोथी खाना ये हमारा संस्थान कहां है, संग्रहालय जयपुर में। लिखेगा पुस्तक प्रकाश, पुस्तक प्रकाश यह संस्थान है हमारा संग्रहालय जोधपुर में। तीसरा है जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार, यह संस्थान है हमारा जैसलमेर में, जैसलमेर, जैसलमेर संग्रहालय है। ये 3 मोटे मोटे संग्रहालय जो हमारे चित्रशैली संबंधित संग्रहालय मिलते हैं। बस सरस्वती भंडार मैंने आपको मेवाड़ में लिखा दिया है, कहीं कहीं लिखाया, जो लिखा दिया वो लिखा दिया है ना, डबल बार लिखने से कोई तन नहीं। अब मैं आपको एक है ही नहीं, सिलेबस का हिस्सा नहीं है, आपके चित्रशैली में चित्रशैलियां दे रखी है जो आधुनिक चित्र, गोवर्धनलाल काबरा, रामलाल चोयल, ये जो भी है वो आपको व्यक्तिगत पढ़ना है। लिखे आपने। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं चित्रशैलियां कैसे याद करनी, वो शॉर्टकट बता रहा हूं, टेबल बना रहा हूं, उसको आप बना लीजिएगा घर बैठकर आराम से, अभी रफ में लिखना, आराम से लिखना, वो बना लेना, आपको पूरा चित्रशैली याद हो जाएगी। ठीक है, करना कुछ नहीं है, आपको एक हेडिंग डालना है चित्रशैली, शॉर्टकट बता रहा हूं, चित्रशैली हेडिंग डालना है। फिर क्या करना है, एक पॉइंट डालना है आपको यहां पर चित्रशैली।
ठीक है। फिर यहां लिखना है विकास, विकास या संरक्षण, जो भी आप चाहे वो दोनों पॉइंट, क्योंकि दो कहीं तो दो आया है, या विकास आया, कहीं संरक्षण आया है, या कहीं स्वतंत्र स्थापित हुई वो आया है। ठीक है। फिर आपको लिखना है स्वर्ण युग करना है। हर चित्रशैली, अधिकांश चित्रशैली में आपको स्वर्ण युग मिला है, लिखा ना। फिर आपको करना है यहाँ पर वृक्ष, किस वृक्ष को चित्रित किया है, यहाँ आपको रंग लेना है, या आपको पशु पक्षी लेने हैं, और यहां लिखने आपको चित्रकार। एक टेबलिंग तो आपको इस तरह से करनी है, इस तरह से। जैसे पहले एक सैंपल ले लेता हूं मैं आपके सामने, उदयपुर, किसके ले लेता हूं मैं, उदयपुर की बात करते हैं। जैसे चित्रशैली आ गई हमारी उदयपुर, उदयपुर में विकास कुंभा, शॉर्ट में लिख लो, एकदम खटाखट याद हो जाएगा। फिर स्वर्णयुग, जगत प्रथम आ गया। ठीक है। वृक्ष कौन सा हो गया हमारा, कदम वृक्ष हो गया। रंग कौन सा हो गया, लाल पीला, होना नहीं है लेकिन चित्र रंग डालने हैं, लाल पीला। फिर बात करें पशु पक्षी में, यहां जाएगा आपका कौन सा, हाथी और चकोर, चकोर। अब यहां आपको बहुत सारे चित्रकार, इसलिए जगह ज्यादा रखनी है। जैसे कमलचंद है ना बेटा, हीरानंद आ गया है ना, साहिबदीन आ गया, साहिबदीन आ गया, मनोहर आ गया है ना, नाना राम। अच्छा, उन्हीं के चित्रकारों के नाम लिखना जिन्होंने चित्र ज्यादा बना, उनके ग्रंथ है उनके से लिखना, उन्हीं के लिखना, जिनके ग्रंथ, जिन्होंने ग्रंथ को चित्रित किया है। ये ऐसे जिन्होंने ग्रंथ लिखे, मतलब चित्रित किए, उनके नाम लिख लो। ये आपका टेबलिंग खत्म हो गया। फिर आप दूसरा ले लो, नादरा ले लो, ऐसे करके आपके जितने चित्र से लिया एक टेबलिंग में हो गया। फिर आप एक नया टेबल बनाओ, महिला चित्र और पुरुष चित्र, चित्रशैली महिला चित्र में शॉर्टकट और पुरुष चित्र का शॉर्टकट। और उसके बाद ऐसे आपको घर बैठ के एक तरफ चित्रशैली और एक तरफ ग्रंथ लिखने हैं, कौन सी चित्रशैली में कौन सा ग्रंथ चित्रित हुआ, और उसके सामने चित्रकार का नाम या शासक का नाम। ये गतिविधि आप घर बैठ के करेंगे, मेरा विश्वास है आपके ऊपर कि आपको पूरी चित्रशैली याद हो जाएगी। ये 2 घंटे का प्रोग्राम आपको गतिविधि रफ कॉपी में करना है, और देख करके देखिएगा आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है। चलिए, ये टॉपिक आपका यहीं समाप्त हो गया है। अब हम आज जो हमारा कंटेंट है उसकी बात करूंगा, वो है राजस्थान की हस्तकलाएं। एक अच्छा टॉपिक है, इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है हस्तकलाएं, हाथों से की जाने वाली कलाओं की बात करेंगे। नया पेज ले ले, नया हेडिंग डालेगा, राजस्थान की हस्तकलाएं, राजस्थान की हस्तकलाएं, राजस्थान की हस्तकलाएं, राजस्थान की हस्तकलाएं। अब सबसे पहले शब्द हम लाते हैं हस्तकला। किसको अपन हस्तकला कहते हैं, हेडिंग डाल दे, वो मेरे साथ जुड़ जाएं। लिखना नहीं है, लिखाऊंगा सब बाद में, एक बार मैं आपको समझा देता हूं, है ना। राजस्थान की हस्तकला की बात कर रहा हूं, फिर कहां कहां की हस्तकला, सब की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हस्तकला किसे कहते हैं। किसी भी हस्तशिल्प कलाकार द्वारा, किसी भी हस्तशिल्प कलाकार द्वारा अपने हाथों से कलात्मक और आकर्षक जो वस्तुएं बनाई गई, उन वस्तुओं को हस्तकला कहते हैं। अगर आप चाउमीन अच्छा बनाना जानते हैं तो आप बहुत अच्छे बावर्ची भी हैं, हलवाई कहलाते हैं। ये भी आप हस्तकला के, क्यों, आपने क्या बनाया, चाउमीन बनाना जानते, जलेबी बनाना जानते, कोई भी खाने की डिश बनाना जानते। अगर आप लड़कियां हैं, मेहंदी बनाना जानती है, तो आप भी एक प्रकार की हस्तकलाओं की कलाकार है, समझा। आप कोई फैशन डिजाइनिंग है तो भी आप हस्तकलाकार हैं। अगर आप कोई मिट्टी का बर्तन बनाते हैं तब भी आप हस्तकलाकार कहला रहे हैं, है ना। तो किसी भी व्यक्ति या हस्तशिल्प कलाकार द्वारा हाथों से कलात्मक और आकर्षक वस्तुएं बनी जाती, उसको अपन क्या बोलते हैं, हस्तकला कहते हैं। क्लियर। अब हम भारत स्तर की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा हस्तकलाएं, हस्तकलाओं का अजायब घर किस राज्य को कहेंगे, तो राजस्थान हमारा हस्तकलाओं का अजायब घर कहलाता है। क्या कहलाता है, हस्तकला का हस्तकला का अजायब घर। हस्तकला का अजायब घर हम कहेंगे तो किसको कह देंगे, राजस्थान हमारा हस्तकला का अजायब घर कहलाता है, जहां आपको हर प्रकार की हस्तकला देखने को मिल जाएगी। क्लियर। फिर बात करता हूं राजस्थान के अकॉर्डिंग बात करूं, राजस्थान का हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा केंद्र, अगर बात करें सबसे बड़ा केंद्र, हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र, वो है बोरनाड़ा। कौन सा नाड़ा बेटा,
बोरनाड़ा। बोरनाड़ा पड़ता है हमारा जोधपुर में। ये हमारा हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कहलाता है। जोधपुर में दो है, एक तो बोरनाड़ा है, एक रातानाड़ा है। रातानाड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, बोरनाड़ा हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र है। याद रखना, सीधी बात, नो बकवास अब चालू हुई है। सीधी सीधे प्रश्न टू दी पॉइंट से आएंगे, सीधा सीधा, है ना, कोई विस्तारित जानकारी नहीं। चित्रशैली इस प्रकार का ही था, इसलिए मैंने विस्तार लिखे। आप परेशान हो गए, बहुत लंबा दिखा दिया, कोई बात नहीं, गलती मेरी थी कि मैंने ज्यादा लिखा दिया। अजयबगढ़ जो का है वो राजस्थान को कहते हैं, वो हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र है, वो हमारा बोरनाड़ा। लेकिन हस्तकला का तीर्थ स्थल जहां सब हस्तकला मिल जाएगी, छोटी मोटी सब हस्तकलाएं मिलती है, वो तीर्थ स्थल हमारा कहलाता है, वो है हमारा जयपुर। तीर्थ स्थल की बात करते हैं तो जयपुर हमारा राजस्थान में हस्तकला का तीर्थ। हर प्रकार की हस्तकला बनती हुई आपको जयपुर में मिलेगी, भले ही कहीं भी है, अलवर में है, उदयपुर में है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, लेकिन वही चीज आपको जयपुर में मिलेगी। इसलिए हस्तकला का तीर्थ स्थल किसको कहा गया है? जयपुर को कहा गया। यहां तक समझे लाडलो? चलिए, अब हस्तकला संबंधी एक हथकरघा उद्योग, जैसे आज 1 मई है, विश्व मजदूर दिवस है ना बेटा, विश्व मजदूर, उसी प्रकार से आपका सिलेबस का हिस्सा है हस्तकला। और आपको कह दे कि हथकरघा उद्योग, हथकरघा दिवस के देवे, हथकरघा दिवस कब मनाते हैं तो हम फंस ना जावे। हथकरघा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 7 अगस्त को हम हथकरघा दिवस मनाते हैं। किसने चालू किया? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी द्वारा 2015 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? साधन ऐसे ही प्रश्न आपके 2021 के एग्जाम पूछ लिया। राजस्थानी भाषा दिवस पूछा 2021 वाले सब सुपरवाइजर में, 21 फरवरी। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस या राजस्थानी भाषा दिवस, एक ही बात है, मदर लैंग्वेज डे, वो उसी दिन मनाते। अरे वो हिंदी दिवस अलग है राजा, मैं अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा बोला हूं, मातृभाषा बोला हूं, हाँ तो मैं वही बोला हूं, ठीक है। हाँ, तो हथकरघा दिवस कब मना रहे हैं? 7 का। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 2015 में मोदी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अब हमारे हस्तकला संबंधी अनेक प्रकार के राजस्थान में उद्योग है। तो सबसे पहले बात करें, इस हस्तकला को लघु उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्री का दर्जा कब दिया गया? हस्तकला को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो इसको दर्जा दिया गया 1992 की औद्योगिक नीति में। 1992 की जो औद्योगिक नीति थी, उस समय राजस्थान के हस्तकला को क्या दिया गया? लघु उद्योग का दर्जा, स्मॉल इंडस्ट्री का दर्जा कब दिया? 1992 की औद्योगिक नीति के तहत दिया गया। बात समझ में आई बेटा? फिर बात करते हैं आगे। आगे बात करूं कि राजस्थान में हस्तशिल्प जो उद्योग है, ये हमारा हस्तशिल्प उद्योग, इस हस्तशिल्प उद्योग को, राजस्थान में हस्तशिल्प जो उद्योग है, इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थान की स्थापना की गई, जिसका नाम है राजसिको। राजसिको का फुल फॉर्म RAJSICO, RAJSICO, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, राजस्थान लघु उद्योग निगम। क्या बोलेंगे बेटा इनको? राजस्थान लघु उद्योग निगम। क्या है ये संस्थान, ये कॉर्पोरेशन क्या करता है? हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इसके लिए राजस्थान में राजसिको की स्थापना की गई। कब की गई इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना 3 जून 1961 को। यह प्रश्न हमारे कंप्यूटर अनुदेशन के एग्जाम में हमारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2017 में पूछ लिया। और कहां की गई? तो जयपुर में की गई। कहां की गई बेटा? जयपुर में। याद रखना, राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग है, जितने भी उद्योग है, उन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थान की स्थापना की। संस्था का नाम क्या है? राजसिको। फुल फॉर्म कब हुई स्थापना? जयपुर में। ठीक है। अब आप हस्तशिल्प कलाकार हैं, आपने बहुत अच्छी चीज वस्तुएं बनाई, लेकिन आपका माल बिक नहीं रहा है। अब मेरे माल को कहां बेचूं? तो उसके लिए राजसिको ने एक शोरूम खोल रखा है। क्या खोल रखा है? शोरूम, एक दुकान, एक एम्पोरियम खोल रखी। उसका नाम है राजस्थली। क्या नाम है? राजस्थली।
राजसिको संस्थान अपने शोरूम एम्पोरियम राजस्थली के माध्यम से हस्तशिल्प कलाकारों की वस्तुओं की बिक्री करता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, छलक के ढुल के प्रश्न, ऐसा प्रश्न। राजस्थान में हस्तशिल्प कलाकारों की वस्तुओं की बिक्री करने के लिए राजसिको ने किस शोरूम की स्थापना करी है? राजस्थली। ऐसे राज राज आ जाएंगे, पीछे दूसरा शब्द आ जाएगा और पकड़ना पड़ेगा। राजस्थली राजस्थान स्थली है, तो याद रखना कौन सी स्थली है? राज। ये 3 जून आपके सिलेबस का हिस्सा है इतिहास में। 3 जून 1857 नीमच, और 3 जून 1961 राजसिको की स्थापना। याद है क्या? एक इतिहास भी बता दिया और आर्ट कल्चर भी बता दिया। 3 जून समझ में आया? क्लियर? आगे बढ़ू? चलिए, अब हमारे राजस्थान में जितने भी हस्तशिल्प उद्योग है, कलाकार है, उनका संरक्षण करने के लिए, उनका संवर्धन करने के लिए राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा अनेक जगह पर शिल्प ग्राम की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? शिल्प ग्राम की स्थापना की गई है। शिल्प ग्राम की स्थापना की गई। अब वो राजस्थान के कौन कौन से शिल्प ग्राम है? सबसे पहला शिल्प ग्राम है जिसका नाम है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, वेस्ट जोन कल्चर सेंटर। वेस्ट जोन कल्चर सेंटर ये हमारा केंद्र सरकार का संस्थान है पश्चिमी क्षेत्र का, और यह है हमारा हवाला गांव। कटे बेटा, हवाला गांव। और हवाला गांव कहां पड़ता है? उदयपुर में, फतेहसागर जिले के पीछे हवाला गांव है, जहां पर क्या है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय नहीं है, यहां पर शिल्पग्राम संचालित। मुख्यालय इसका बागोर की हवेली उदयपुर में गणगौर घाट के पास पिछला झील के किनारे है। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड बात करते हैं अगला शिल्प। ओहो, 1989 89 89 बोल रहा हूं, आप क्या बोल रहे हैं? 89। फिर बात करते हैं आगे बात कर लेते हैं पाल शिल्पग्राम। कौन से? पाल शिल्पग्राम की। पाल जो शिल्पग्राम है, यह शिल्पग्राम बना हुआ है हमारा जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में पाल शिल्पग्राम। फिर आपको शिल्पग्राम मिल जाएगा पुष्कर शिल्पग्राम। कौन सा? पुष्कर शिल्पग्राम। पुष्कर जो शिल्पग्राम है, यह शिल्पग्राम मिलता हमारा अजमेर में। फिर आता है एक शिल्पग्राम और, वो है हमारा राम सिंहपुरा। राम सिंहपुरा शिल्पग्राम है। यह शिल्पग्राम हमारा राम सिंहपुरा शिल्पग्राम हमारा पड़ता है सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। और एक शिल्पग्राम है हमारा 5वां, वो है जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र जो शिल्पग्राम है, यह शिल्पग्राम हमारा जयपुर में, जो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका नींव रखने वाला चार्ल्स कोरिया था। चार्ल्स कोरिया है ना। ये हमारे राजस्थान के 5 शिल्पग्राम हुए। क्या थे? राजस्थान के 5 शिल्पग्राम। क्लियर? आपको समझ में आया यहां तक? आगे बढ़ू। राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग और हस्तशिल्प कलाकारों का संवर्धन, संरक्षण और उनको बढ़ावा देने के लिए शिल्प ग्रामों की स्थापना की। ये 5 शिल्पग्राम जरूर याद करना, एग्जाम में पूछेगा और विशेष पूछा जाएगा। वेस्ट जोन कल्चर सेंटर उदयपुर में है। आप दिसंबर तक यही रहेंगे तो यहाँ मेला लगता है, वहां आपको जाना है। मैं बता दूंगा, दिसंबर तक यही रहेगा। हाँ, मैं ले जाऊंगा। एंट्री फीस 60 रुपए है और मेरे साथ चलोगे तो 1 रुपया नहीं लगने दूंगा। और अंदर आइसक्रीम खिलाऊंगा, क्योंकि अंदर आइसक्रीम का जो स्टोर लगता है मेरी मासी का है, मौसा जी का है। तो एक आइसक्रीम मिलेगी और एंट्री फीस फ्री मिलेगी। और क्या जीव लो मेरा। चलो आगे बढ़ते हैं। दिसंबर में 21 दिसंबर से 30 दिसंबर के मध्य चलेंगे, 10 दिन का प्रोग्राम। हाँ बेटा, हाँ चलेंगे। इतना बोला जो लिखा दूं या आगे बढ़ूं? लिखा दूं? हेडिंग डालेगा हस्तकला का अर्थ, ऐसा लिखेगा। हस्तकला का अर्थ। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखिएगा, हस्तकला का अर्थ लिखिएगा। हस्तकला का अर्थ, हस्तकला का अर्थ लिखिएगा। किसी हस्तशिल्प कलाकार द्वारा, किसी हस्तशिल्प कलाकार द्वारा, किसी हस्तशिल्प कलाकार द्वारा हाथों से कलात्मक
एवं आकर्षक हस्तशिल्प कलाकार द्वारा हाथों से कलात्मक एवं आकर्षक वस्तुएं बनाना, वस्तुएं बनाना, कलात्मक एवं आकर्षक वस्तुएं बनाना, कलात्मक एवं आकर्षक वस्तुएं बनाना क्या कहलाएगा? हस्तकला। देखिएगा, देश में हस्तकला का अजायब घर, देश में अगला पॉइंट, देश में हस्तकला का अजायब घर, देश में हस्तकला का अजायब घर। देश का क्या लिख लीजिएगा? राजस्थान। देश में हस्तकला का अजायब घर, देश का क्या लिखना है? राजस्थान। राजस्थान हस्तकला का अजायब घर कहलाता है, अजायब घर राजस्थान। देश का लिखना है राजस्थान। लिखा, फिर लिखेगा राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र, 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 ये हमारा बोरनाड़ा जोधपुर। राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र बोरनाड़ा जोधपुर, बोरनाड़ा जोधपुर। हाँ जी, हाँ जी, राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र बोरनाड़ा जोधपुर। अजायबगढ़ राजस्थान, और राजस्थान में सबसे बड़ा हस्तकला का जो केंद्र है वो बोरनाड़ा जोधपुर है। लिखा, नेक्स्ट आगे लिखिएगा, राज्य में हस्तकला का तीर्थ स्थल, राज्य में हस्तकला का तीर्थ स्थल। आराम से लिखे, मैं रिमोट, मेरी जो स्पीड को थोड़ा सा आपको ही कंट्रोल करना है ना, कहते रह जाइएगा, बस थोड़ा सा कहना प्यार से, एकदम गुस्से से इस तरह से मत कहना तो मेरे को भी अजीब लगे, है ना। प्यार से कहना, सर थोड़ा धीरे, ऐसे कह देना। एकदम गुस्से में कहते हो या ऐसा कहते हो तो यूं डर सा लगता है। तो बात करें हस्तकला का तीर्थ स्थल जयपुर, राजस्थान हस्तकला का तीर्थ स्थल क्या कहला रहा है? जयपुर कहला रहा है, जयपुर। लिखा, बहुत दिनों बाद आया बेटा, कहां चला गया? एग्जाम थे। हाँ बेटा, लिखा, अच्छा बड़ोदिया। हाँ, फिर लिखेगा, हाँ, हथकरघा दिवस, ऐसा पॉइंट लिखो, हथकरघा दिवस, हथकरघा दिवस, गड़ी वाला ग है, हथकरघा दिवस। दसना 7 अगस्त, हथकरघा दिवस कब मनाते बेटा? 7 अगस्त। क्वेश्चन लिखना 2015 से प्रारंभ, 7 अगस्त, क्वेश्चन लिखना 2015 से प्रारंभ। हथकरघा दिवस कब मनाते? 7 अगस्त 2015 से प्रारंभ। लिखा, बढ़ो आगे। हाँ लिखो, आराम से लिखो, बस कहते जाओ। हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को, और कब से प्रारंभ हुआ? 2015 से प्रारंभ हुआ है, ठीक है। क्योंकि मेरे को भी आपको पढ़ा रहे हैं, आपको भी मेरे से पढ़ना है, इसलिए तालमेल तो यूं रखना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप सब मेरे भगवान है, आप मेरे भगवान है, वास्तव में मजाक नहीं कर रहा हूं। आपकी बदौलत मेरा परिवार चल रहा है, तो आप मेरे लिए भगवान है। मैं हमेशा आप लोगों की प्रार्थना करता हूँ, सुबह उठते ही आपका चेहरा, आपकी क्लास मेरे आंखों में आती है। प्रभु उन सब बच्चों का उद्धार करना जो मेरे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए लिखेगा, हस्तकला को लघु उद्योग का दर्जा मिला, हस्तकला को लघु उद्योग का दर्जा मिला, हस्तकला को लघु उद्योग का दर्जा मिला, लघु उद्योग का दर्जा मिला, हस्तकला को लघु उद्योग का दर्जा मिला, हस्तकला को लघु उद्योग का दर्जा मिला। देश का कहना 1992, 1992, 1992, 92 नहीं होता, 92 है, और नहीं तो हिंदी इंग्लिश में बोला हूं 1992। अब 92 92 जो भी वे वो आपका वे, मैं तो कह रहा हूं 1992, ठीक है। बढ़ो आगे, नेक्स्ट लिखेगा, राज्य में, अगला पॉइंट, राज्य में हस्तशिल्प उद्योग को, राज्य में हस्तशिल्प उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु, राज्य में हस्तशिल्प उद्योग को प्रोत्साहन, बढ़ावा मतलब प्रोत्साहन ही हुआ, प्रोत्साहन देने हेतु संस्था स्थापित हुई,
राज्य में हस्तशिल्प उद्योग को प्रोत्साहित या प्रोत्साहन देने हेतु संस्था स्थापित हुई। डस करके लिखेगा राजसिको। राजसिको हिंदी में इंग्लिश में लिख लो, इंग्लिश में लिखो राजसिको और इंग्लिश में लिखो RJSICO। इस तरह से लिख लो। RJSICO को थोड़ा सा दूर दूर लिखना, जिसके आपको पढ़ने में सुविधा रहे कि कितने अक्षरों सा बना है राजसिको, है ना। राज को एक साथ लिया है, एस को अलग लिया, आई को अलग लिया, सिको को एक साथ लिया है, सीओ को, है ना। इसे आपको ध्यान में रह जाए, कोई गड़बड़ ना रहे, ठीक है। तो संस्था कौन सी थी? राजसिको। लिखा, फुल फॉर्म लिखेगा, पूरा नाम, इसका पूरा नाम लिख लो, राजस्थान लघु उद्योग निगम। पूरा नाम लिख लो बेटा इनका, राजस्थान लघु उद्योग निगम। राजस्थान लघु उद्योग निगम। राजस्थान लघु उद्योग निगम। राजस्थान लघु उद्योग निगम। और फिर लिखना स्थापना, संस्था की स्थापना। संस्था की स्थापना हुई 3 जून 1961 जयपुर। संस्थान की स्थापना 3 जून 1961 जयपुर। 3 जून 1961 जयपुर। 3 जून 1961 जयपुर में इस संस्थान की स्थापना हुई। लिखा यहां तक? आराम से लिखे, 3 जून 1961 जयपुर। क्लियर? अब लिखेगा नोट, लिखेगा नोट। हाँ राजा, नोट लिखना है, NOT नोट। हाँ हाँ हाँ, अच्छा है ना, मेरा बिडू है। लिखेगा नोट। राजसिको संस्थान, राजसिको संस्थान, राजसिको संस्थान, राजसिको संस्थान हस्तशिल्प कलाकारों, राजसिको संस्थान हस्तशिल्प कलाकारों की वस्तुएं, कलाकारों की वस्तुएं अपनी राजस्थली, अपनी राजस्थली, अपनी राजस्थली शोरूम, अपनी राजस्थली शोरूम, अपनी राजस्थली शोरूम या एम्पोरियम एक ही बात है, राजस्थली शोरूम के माध्यम से बिक्री करती है। राजस्थली शोरूम के माध्यम से बिक्री करती है। राजस्थली शोरूम के माध्यम से बिक्री करती है। बिक्री करती है। लिखा, अगला लिखो हस्तशिल्प डिजाइन, हस्तशिल्प डिजाइन, अगला पॉइंट अलग से, हस्तशिल्प डिजाइन विकास एवं शोध संस्थान, ऐसा लिखो, हस्तशिल्प डिजाइन विकास एवं शोध संस्थान। हस्तशिल्प डिजाइन विकास एवं शोध संस्थान या शोध केंद्र, एक ही बात है ना। ये कहां पर है लाडलो? जयपुर में। लिखो बेटा जयपुर। हस्तशिल्प डिजाइन विकास एवं शोध संस्थान कहां है? जयपुर में, ऐसा लिखना है, लिख लीजिएगा। फिर लिखो हैंडलूम, हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट एवं ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, यह है हमारा नागौर में। याद रखना 2 संस्थान, हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर नागौर में, वो शोध है, कुछ नहीं करना है, शोध किया जाता है जयपुर में और ट्रेनिंग दी जाती है नागौर में, बाकी सेम टू सेम है। हाँ हैंडलूम, हाँ है,
हाँ 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 हाँ, हैंडलूम। ठीक है राजा, बढ़ू आगे, आगे बढ़ू। नेक्स्ट, हस्तशिल्प नीति 2022 लिखो। हस्तशिल्प, हस्तशिल्प नीति 2022, हस्तशिल्प नीति 2022, ये लेटेस्ट हस्तशिल्प नीति 2022 कर कर लिखना है। उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य है हस्तशिल्प नीति के, हस्तशिल्प नीति 2022 के उद्देश्य, लेटेस्ट नीति हस्तशिल्प नीति के उद्देश्य क्या क्या है, तो लिखना है ई मार्केटिंग, ई मार्केटिंग, कॉमा ऋण सुविधा, कॉमा ऋण सुविधा, कॉमा छात्रवृत्ति, ये जो हस्तशिल्प कलाकार उनके बच्चों को, कॉमा सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कॉमा हस्तशिल्प मेले का आयोजन, हस्तशिल्प मेलों का आयोजन, ये हमारी हस्तशिल्प नीति के उद्देश्य कहलाए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट से पूछा जाए तो, नया लेटेस्ट पूछे तो, है ना, लेटेस्ट हस्तशिल्प नीति 2022 के उद्देश्य क्या क्या है लाडलो, तो क्या क्या है, ई मार्केटिंग है, ई मार्केटिंग करना है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ऋण सुविधा देना, पैसा देना, ऋण देना, किसको, हस्त कलाकारों को, अपनी हस्तशिल्प को आगे बढ़ाने के लिए, उन बच्चों को छात्रवृत्ति देना, उनकी सामाजिक सुरक्षा करना, हस्तशिल्प मेलों का आयोजन करना, या हस्तशिल्प उद्योग को प्रोत्साहित करना, यह सब हमारा हस्तशिल्प नीति 2022 के मेन उद्देश्य कहलाए। यहां तक आप लिखा, आपको समझ में आया, समझ में आ रहा है, बढ़ू आगे। अब मैं लिखाऊंगा आपको एक कागज सप्ते भर बाद मेरी ओर से, और आपको लिखना है, समझ आ रहा है। अभी मैं 7 दिन तक मैं आपके साथ रेगुलर चलूंगा, और उसके बाद 7 दिन बाद मैं लिखूंगा, आप लिखेंगे, वो मैं बता दूंगा क्या लिखना है। तो लिखिएगा, राज्य में, टाइम हो गया वो निकल जाए बाहर और बाकी जने लिखे, राज्य में, राज्य में जिनका टाइम हो गया वो घर से, इस क्लास से बाहर निकल जाए, है ना, कुछ नहीं कह रहा हूं, वो अपने आप निकल जाए, बाकी यही बैठे रहे। राज्य में हस्तशिल्प उद्योगों, राज्य में हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देने, हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने, हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देने, कौमा हस्तशिल्प कलाकारों, उद्योगों को बढ़ावा देने, कौमा हस्तशिल्प कलाकारों को प्रोत्साहित, को प्रोत्साहित करने हेतु, को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नांकित स्थानों पर, प्रोत्साहित करने हेतु निम्नांकित स्थानों पर, निम्नांकित स्थानों पर शिल्पग्राम की स्थापना की गई है, शिल्पग्राम की स्थापना की गई है, शिल्पग्राम की स्थापना की गई है, शिल्पग्राम की स्थापना। ये 5 शिल्पग्राम के नाम लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद आपका समय हो जाएगा, है ना, क्योंकि अभी मेरे पास आधा मिनट और बाकी है। लिखिएगा, 5 शिल्पग्राम के नाम लिख लीजिएगा, सन के चक्कर में मत पढ़ना, नहीं पूछते हैं, बस 5 शिल्पग्राम के नाम लिख लीजिएगा। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र हवाला गांव उदयपुर, पाल शिल्पग्राम जोधपुर, पुष्कर शिल्पग्राम अजमेर, राम सिंहपुरा शिल्पग्राम सवै माधोपुर और जवाहर कला केंद्र शिल्पग्राम जयपुर, ये 5 शिल्पग्राम के नाम लिख लीजिएगा। ये केवल हमारे हस्तकला की प्रारंभिक और पृष्ठभूमि है, अभी मेन पॉइंट पे नहीं आए हैं अपन,
राजस्थान की हस्तकला की, है ना। लेकिन ये परिचय है हस्तकला संबंधी क्या क्या सरकार द्वारा, केंद्र सरकार भारत द्वारा किया गया, हमारे लिए हस्तकलाकार के लिए क्या किया गया, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या गया, उद्योग को किस प्रकार से नीति में डाला गया, किस प्रकार का उद्योग बनाया गया, इसको उन सब की जानकारी इसमें दे रखी है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। फिर आपकी क्लास समाप्त है, फिर आपका समय हो गया है, आप आराम से घर जाना है या कहीं बाहर घूमने है, घूम के आ जाएगा। धन्यवाद, राधे राधे, शाम मिला दे। हाँ जी, धन्यवाद। एक बार सेव भी करना है मेरे को। चलिए।